हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी एक एकांकी कार लेखक का नाम लिखिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बन नहीं सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, किसी एक एकांकी कार लेखक का नाम लिखो। एकांकी कार आप लोगों ने एकांकी पढ़ा होगा दीपदान, और जिसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। तो यहां आप लोग उत्तर में लिख सकते हो स्टूडेंट, उत्तर में लिख सकते हो क्या, राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा। और इनका अगर हम लोग देखें जो एकांकी है वो है दीपदान। क्या है स्टूडेंट? दीपदान, ठीक है। दिख रहा है ना, अच्छा, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो दीपदान इनकी रचना है। सभी स्टूडेंट इसे याद कर लो, माइंड में सेट कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं। ये लिखा हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। किस विधा पर आधारित है, किस विधा पर आधारित है। अभी से स्टूडेंट स्टडी करना चालू कर दो, क्योंकि अगर आप लोगों को ये अब की बार 90 पार लाना है तो इसे लाने के लिए आप लोगों को अभी से स्टडी करना है। और अगर अभी से स्टडी नहीं करोगे तो आप कभी नहीं पा सकते हो अच्छे मार्क। स्टडी करना शुरू कर दो, जनवरी चल रहा है, जनवरी से आप लोग अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दो, तभी आप लोग एक अच्छे मार्क गेन कर सकते हो, ठीक है। देखो ये जो है ना, किस विधा पर आधारित है, विधा अगर पूछा जाए तो आप लोग बता देना कौन सी विधा है। आत्मकथा विधा, ठीक है। आत्मकथा विधा। और अगर इस रचना के लेखक का नाम पूछा जाए तो आप लोग बता देना हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखो। किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखो। जिस स्टूडेंट को पता हो बहुत ही अच्छा है, अगर ना पता हो तो हम हैं, डोंट वरी, ठीक है। लिखा हुआ है, किसी एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखो। अब इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं आप लोगों को दो बताता हूं, अगर दो पूछ ले तो क्या करोगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को दो संस्मरण लेखक का नाम बताता हूं, ठीक है। यहां आप लोग पहला लिख लीजिएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी। चलो हम लिख देते हैं, यहां आप लोग पहला लिखिएगा, पहला नंबर बनारसी दास, और आपको लिखाना है बनारसी दास चतुर्वेदी। पहला समझ में आ गया ना। पहला आप लोगों को समझना था बनारसी दास चतुर्वेदी, और दूसरा जो है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दिख रहा है ना, स्पष्ट, आई होप कि दिख रहा होगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। ये दोनों आप लोगों के हैं हिंदी के संस्मरण लेखक।
वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो और अपना हैंड राइटिंग सभी लोग सेट कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है और अच्छे से लिखना है, क्योंकि ऐसे आप लोग हैंड राइटिंग पर अपना विशेष ध्यान दो। और जो मैं कलर पेन का यूज कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है, जो कि मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, इसी क्वेश्चन में चौथे में कैसे करना है। ठीक है, अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है। तो देखो, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए प्रश्न नंबर 4, देखो प्रयोगवादी के 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखो। अब मैं ब्लू पेन उठाया हूं, ठीक है। अब देखो आपको डालना है बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर 4, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 4, ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, फिर आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है। फिर यहाँ आप लोग उत्तर नंबर 4 डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, अगर ऐसे ये आप लोग उत्तर नंबर 4 डाल दीजिएगा, ठीक है, उत्तर नंबर 4, और ऐसे अगर ब्लैक से अच्छे से लाइन कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब आपको इसका उत्तर लिखना है, क्या है ये, हाँ सही है, नंबर 1 लिख दीजिएगा आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा, थोड़ा 10th में हो धीरे लिखना, क्योंकि 70 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। तो यहां आप लोग लिखना अज्ञेय, या फिर अगर आप इनका पूरा नाम लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख देना सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय, लेकिन अज्ञेय भी लिख सकते हो, शॉर्ट में क्या लिखोगे, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय, ठीक है। अब इनकी अगर मैं रचना की बात करूं तो ये था आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ऐसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर ऐसा जैसा मेरा हैंड राइटिंग है ऐसा अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क मिलने वाले हैं, ठीक है। इससे खराब है तो अभी आपके पास समय है, सुधार लो, ठीक है। यहां दूसरा आप लोग लिख दीजिएगा धर्मवीर, दूसरा आप लोग लिख दीजिएगा धर्मवीर भारती, फिर ऐसे एरो लगाइएगा, ठीक है। फिर इनकी अगर रचना लिखना हो तो आप लोग कोई भी रचना इनका लिख सकते हो, चलो दूसरा लिख देते हैं कनुप्रिया, ये इनकी रचना है कनुप्रिया, ठीक है। इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन का यूज करना है, और ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला देख लेते हैं, छायावाद काल के प्रमुख 2 कवि का नाम लिखो। इसमें भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे लिखना है, ऐसे भी आप लोग उत्तर लिख सकते हो, उत्तर नंबर 5, और यहां ब्लैक पेन से एक सुंदर सा अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे देखो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग करना है ताकि आप लोग अच्छे मार्क अचीव कर सको, ठीक है। यहां लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5, देखो छायावाद युग के प्रमुख 2 कवि का नाम। छायावाद युग की अगर बात की जाए तो आप लोग सबसे प्रमुख कवि जो आपके लेसन में है, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। नंबर 1 आप लोग लिख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद। इनकी देखो केवल कवि पूछा है तो मैं केवल कवि लिख देता हूं, रचना लिख देना कोई भी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, कुछ भी लिख दो, और महादेवी वर्मा का यामा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। महादेवी वर्मा, ठीक है। बस कुछ इस टाइप से लिखना है, कुछ अलग करना है आप लोगों को, हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो कुछ अलग करना होगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कुछ अलग करके दिखाना है तो अभी से स्टडी करना चाहिए आप लोगों को, और अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दो, क्योंकि हम आप लोगों के साथ लगातार जुड़ चुके हैं हर एक दिन कुछ नया करने के लिए। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा कलरदार पेन से बताऊंगा जैसा मैं लिख रहा था, ठीक है। अब इतना हो गया। देखो, रीतिकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखो। रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखो। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट
बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि VIMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, विकल्प दे देंगे और पूछ लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इसमें देखने वाले हैं प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम। तो बहुत इजी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग तुरंत याद कर लो, जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे याद हो जाएगा, नो एनी डाउट, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो फिर शुरुआत करते हैं पहले से। पहला नंबर लिख देना स्टूडेंट, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, चलो फिर देखते हैं। विहारी लिख देना, विहारी, और दूसरा मतीराम, विहारी और मतीराम, और इनकी मैं एक एक रचना बता दूं, ठीक है। विहारी और मतीराम की एक एक रचना बता दें, या फिर आप लोग जानते हो बता दिया जाए। चलो दो दो रचना देख लो, नो एनी प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को दो दो रचना बताता हूं। पहला तो आप लोग दोनों का याद कर लेना, क्या, विहारी सतसई ये इनका याद कर लेना, और इनका मतीराम सतसई। दोनों लोगों के नाम के पीछे सतसई लगा दो, ये रचना तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, दोनों का याद हो गया होगा, क्योंकि इजी है, क्योंकि जैसा नाम है वैसा रचना है, तो ये तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। देखो इनका अगला अगर लिखना चाहते हो तो चलो आप लोग लिखो, मैं बताता हूं। देखो अगर मतीराम का एक और लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लेना ललित लमाम, ललित लाम लिख दे। चलो फिर मैं लिख देता हूं। देखो ये तो हो गया ललित, ललित ला लाम, ला लाम, ठीक है। और इनका अगर लिखना चाहते हो तो इसमें 700 दोहे हैं, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 700 दोहे हैं, दिख नहीं रहा है, पता है, क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट हो तो आपके मैं अंदर की बातें जान जाता हूं, ठीक है। देखो यहां आपका हो गया, इसमें 700 दोहे हैं, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये तो हो गया भाई 6 नंबर क्वेश्चन तक। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लो, रीति काल की प्रमुख विशेषता लिखिए। रीति काल की प्रमुख विशेषता 2 ही पूछेगा, 2 से ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि 2 नंबर का आता है तो 2 ही पूछेगा। अब मैं 3 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग 2 बात पूछेगा 3 लिख दोगे तब तो क्या होगा, अरे एग्जामिनर तो खुश हो जाएगा कि लगता है स्टूडेंट ने पढ़ा है, अच्छे से स्टडी की है। तो तीनों याद कर लो, पहले नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, तब नोट करो, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है श्रृंगार रस की प्रधानता, इस रीति काल में जो था ना स्टूडेंट, श्रृंगार रस की ज्यादा प्रधानता दी जाती थी, और देश प्रेम की भावना और देश प्रेम के प्रति ज्यादा भावना की जाती थी, और खड़ी बोली में काव्य रचना, और जो खड़ी बोली का ज्यादा प्रयोग करते थे, खड़ी बोली में काव्य रचना ज्यादा करते थे खड़ी बोली में, ठीक है। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया 7 नंबर क्वेश्चन तक। जल्दी से कमेंट कर दो, और जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास डेली चलने वाली है। और अगर हमें 1000 लाइक नहीं मिला तो क्लास बंद हो जाएगा, हिंदी का दूसरा सब्जेक्ट चल जाएगा। लेकिन 1000 लाइक मिल जाएंगे अभी आज फिर या कल तक, तो आप लोगों को लगातार अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और आगे चलकर ये वीडियो 10,000 लाइक तक जाना चाहिए। चलो फिर महत्वपूर्ण उपसर्ग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो स्टूडेंट, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को एक लाइक तो जरूर देना चाहिए। देखो महत्वपूर्ण उपसर्ग की आप बात करते हैं, यहां एक शब्द आया है अन, क्या आया है, अन। देखो स्टूडेंट अन नहीं है, आपके सिलेबस में अन नहीं है, छोटा आ है, क्या, छोटा आ से अनार, छोटा आ वाला, ठीक है, ये है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, ठीक है, जो छोटा आ केवल है।
इसलिए मैं आप लोगों को इससे बताना ज्यादा सुपर समझा, और उसको मैं क्यों बताऊं जब है ही नहीं। देखो अगर होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, वैसे है नहीं। देखो अब छोटा आ से क्या करना है, बहुत सारा बना सकते हो। मैं आप लोगों को कितना बताऊंगा, 2 बताएं, 2 बताऊंगा और आप लोगों को बताना है, ठीक है। सिलेबस में तो आपके मतलब जैसे 2 ही पूछता है, 2 बताओ 1 का, और आप लोग 2 ही लिखना। देखो छोटा आ बहुत कुछ बता सकते हो, अमूल्य, अमूल्य 3 बता दे कहो तो, लेकिन आप लोग जितना याद कर पाओ, हाँ यही बता देना। चलो अनजान, देखो उपसर्ग का अर्थ है कि आगे जोड़ो, आगे का अर्थ है कि छोटा आ, मैंने देखो यहां छोटा आ जोड़ दिया, यहां भी छोटा आ जोड़ दिया। अब ऐसा शब्द बनाओ कि छोटा आ जुड़े और उसका कोई अर्थ निकले। जैसे धर्म, धर्म आपने लिखा, लेकिन ये नहीं है क्योंकि हमें छोटा आ जोड़ना है, तो इसमें छोटा आ जोड़ो, अधर्म, लेकिन इसका कोई अर्थ निकले। जैसे अधर्म, अधर्म ना करो, तो ये इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है। और ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अप, छोटा आ पा, अप, अप, तो अप का लिख दो, 2 बताएं या 3, चाहे जितना कहो उतना बता दें। जैसे अप, अपराध, जिसमें आगे अप आए, अपराध, अपमान, ठीक है। या फिर लिख सकते हो उप, हाँ छोटा अप, अपशब्द, अपशब्द ना बोलो वरना पीट दूंगा, ठीक है, ऐसे कहते नहीं है। और मैंने एक और लिख लो, अपहरण, रावण ने सीता का अपहरण किया, तो अपहरण, ठीक है। तो 2 हो गए। अब यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिया है, ठीक है। अधि, अधि का अर्थ है, अधि में आप चाहे 2 लिखो चाहे 3 लिखो। अधिकार, अधि, आगे अधि जुड़ना चाहिए, अधिकार, ठीक है। और बताएं, चलो फिर अधिराज, आगे अधि जुड़ा है ना सबके आगे। अधिनायक, अधिनायक, ठीक है। एक एक समझ में आ रहा होगा। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परि, परि का अर्थ है स्टूडेंट क्या, इसका मैं 2 ही बताऊंगा। परिवार, परिजन, चलो 3 ही बता देते हैं। परिवहन, वैसे आपको लिखना है 2-2 अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये याद रखना। और ये भी आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उप, उप का अर्थ है उपकार, उपकार, उपवन, उपमंत्री। तो आप लोगों को ये महत्वपूर्ण उपसर्ग बता दिया। इससे बाहर मैं 100% गारंटी लेता हूं नहीं आएगा, इससे में से ही आएगा। अगर आप 5 तैयारी कर लेते हो तो समझ लो आप बहुत कुछ तैयार कर लिए हैं उपसर्ग में, और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का आएगा। तो चलो आगे देखें। उपसर्ग समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आना चाहिए। वीडियो को लाइक करो, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। और चैनल पर नए आए जो जो जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो। महत्वपूर्ण प्रत्यय की बारी आती है। महत्वपूर्ण प्रत्यय, इसमें मैं आप लोगों को 2-2 बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि 5 इसमें भी देख लेते हैं। इस 5 से बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में 10 ही है और 10 में से 5 में से ही आएगा।
तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ एक और बढ़ा लेते हैं पन, पा और न, पन। और एक बात याद रखना, प्रत्यय का अर्थ है पीछे जुड़ना और उपसर्ग का अर्थ है आगे जुड़ना। जैसे अगर प्रत्यय की बात की जाए तो यहां जैसे आई लिखा हुआ है, बड़ा आ और छोटी बड़ी ई, आई। तो जैसे चतुराई, देखो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां एक शब्द आ गया चतुराई। चतुराई में देखो ये बड़ा आ का मात्रा हो गया, ये चीज, ये जो लाइन है ये, और ये बड़ी ई, यानी कि लास्ट में आई आ गया ना, आई। तो इसी को कहते हैं प्रत्यय। देखो ये बड़ा आ का मात्रा हो गया, ये वाला, ये मात्रा बड़ा आ का हो गया, और ये बड़ी ई हो गया। तो यही चीज तो कंबाइंड हो गए बना, तो इसी को कहते हैं प्रत्यय। ठीक है। अब जैसे और देख लो, लंबाई, इसमें भी ये बड़ा आ का मात्रा और ये बड़ी ई, तो आई हो गया ना। बस दो दो बहुत है, दो दो आप लोगों को करना है। और अब लिखा है हट या आवट। देखो कोई दिक्कत नहीं है, हट या आवट। देखो जैसे यहां लिखा हुआ है घबराहट, सॉरी घबराहट। अब यहां चाहे हट आए, हट, हा होता हट, तो ये लास्ट में हट भी आ गया ना, ये हट भी आ गया। और अगर आवट आए तो ये बड़ा आ का मात्रा हो गया, और ये हा और टा, आवट भी हो गया। यानी कि दोनों एक समान है। अगर हट आए तो भी यही लिखना है, और आवट आए तो भी यही, क्योंकि ये बड़ा का मात्रा हो गया, और ये हा और टा, आवट, आहट होना चाहिए, सॉरी नहीं आवट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है। अगर यहां हट है, हा और टा, हट, तो यहां आहट होना चाहिए, बड़ा आ और हा और टा, आहट। ठीक है, अब सही है। ठीक है, इसलिए सॉरी। ठीक है, यहां बड़ा आ है और हा है और टा, आहट हो गया। ये हा है, ये हा, आहट, और ये हा और टा, हट। यानी कि चाहे बड़ा आ और हा और टा है, क्योंकि बड़ा का मात्रा और हा और टा, आहट हो गया। अगर ये आए और अगर हा और टा आए तो ये। ठीक है, आगे देख लो, आहट है ना। चलो सरसराहट, सरसराहट। ठीक है, सरसराहट। ठीक है, समझ में आया। और केवल ता आ जाए तब कुछ नहीं है, सुंदरता, सुंदरता, मधुरता। ये सब देखो लास्ट में केवल ता आए हैं। ठीक है, केवल ता आए हैं, इसलिए इसे हम लोग ता वाला प्रत्यय कहेंगे। ठीक है। और अगर आपका आधा ता और वा आ जाए, जैसे यहां लिखा हुआ है आधा ता और वा, तो इसको कैसे बनाओगे? अब आई बात, देखो कुछ नहीं है, केवल ध्यान से समझना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रभुत्व, तो आधा ता और वा आ नहीं गया, प्रभुत्व। और यहां जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा महत्व, तो आधा ता और वा आ नहीं गया। कुछ नहीं है, अगर माइंड लगाओ अपना, इधर उधर मतलब शेयर करो, ताकि आप लोगों को, देखो अगर आप लोग अच्छे से हिंदी पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पन आ गया, पा और ना, पन, तो यहाँ लास्ट में पन आए तो बहुत सारा चीजें हैं, बच्चेपन, लड़कपन, और आप लोग जो लिखना चाहो। ठीक है, बड़प्पन, पागलपन, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहां मैं दो दो बताने वाला हूं। ठीक है, दो हो गए। तो यहां आपके महत्वपूर्ण प्रत्यय भी कंप्लीट हो गए, जो आपको महत्वपूर्ण प्रत्यय के रूप में मिलता है। तो सो डैट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन अभी हम लोग एक टॉपिक और देखने वाले हैं, वो है पर्यायवाची। इसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, लेकिन एक एक को अच्छे से मैं समझाता हूं, एक में भी आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है,
तो चलो शुरू करते हैं, एक एक को समझाऊंगा अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो यहाँ जो है ना पर्यायवाची नंबर फर्स्ट अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। यहाँ इसका पर्यायवाची होगा मेहमान या पहुना, कहीं कहीं सुना होगा पहुना, ठीक है। तो बहुत इजी है, मेहमान यानी कि जो अतिथि होते हैं उनको मेहमान कहा जाता है और पहुना कहा जाता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। और कमल, कमल को कहा जाता है सतदल, सतदल या पंकज। पंकज तो नाम है, कोई कोई बच्चे होंगे जिनका पंकज भी नाम होगा, तो अपने आप को कमल समझ लो बच्चों, क्योंकि आप कमल के समान हो, ठीक है, ठीक है। सतदल, सतदल भी आपका कमल का पर्यायवाची है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पंकज का पर्यायवाची तो ये दोनों बता दो, ठीक है। गौ, गौ का पर्यायवाची होता है गाय धेनु, गाय और धेनु, ठीक है। गाय, गौ का तो गाय होगा, और धेनु संस्कृत में पढ़ा होगा धेनु, ठीक है। धेनु के बारे में पर्याय निबंध भी आया होगा, निबंधम धेनु, संस्कृत मुझे नहीं आती, ठीक है। जल, जल का पर्यायवाची होगा पानी और नीर। पानी, पानी तो आप लोगों ने बहुत बार कहा होगा, ठीक है, कि पानी लाओ। और यहाँ नीर, नीर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोई कहानी वहानी पढ़ा होगा तो पढ़ लिया होगा नीर, ठीक है। पांचवा देखो बादल। बादल का पर्यायवाची होता है मेघ या जलद। जब बादल है बरसेगा तो मेघ बोलेंगे तो मेघ इसका पर्यायवाची, और जलद, जल नीचे गिरेगा तो जलद, ठीक है, जलद। अगर जलज कहोगे तो गलत हो जाएगा। वायु, वायु का होता है हवा और अनिल, अनिल, ठीक है। और यहाँ सूरज, सूरज का होता है दिनेश या दिनकर, ठीक है। सबको याद कर लो, ठीक है। और आप लोग और भी याद कर सकते हो। यहाँ हाथी, हाथी का होता है मतंग या गज, मतंग या गज। कि जो हिंदी का ग्रामर होता है, पूरा हिंदी का ग्रामर में इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर, पूरा हिंदी व्याकरण आपका इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अब बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगाया दोस्तों आप लोगों के लिए, तो जरूर इसे 5000 लाइक तक पहुँचा दीजिए किसी कीमत पर दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके लिए यह भला हो सके, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ लोग, ठीक है। मैं मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप इतना मन से पढ़िए दोस्तों कि हमारे इस चैनल से आप लोग 85-90% ला दीजिए, ठीक है। और हम कोशिश भी करेंगे उस तरह का पढ़ाने के लिए, ठीक है। आप नर्वस ना होइए, बहुत अच्छे से आप धीरे धीरे आप चीज़ों को कलेक्ट करते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देखते हैं, तब जाएंगे एग्जाम में तो 2 नंबर से पक्का मुलाकात आपकी होगी इस प्रश्न से कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु के लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा धातु लकार और पुरुष ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब पठ धातु जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पठ मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी वर्तमान काल और भविष्यत काल और भूतकाल, तीनों में बता रहा हूँ, तीनों में से एक जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो पठ काल चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पठ पढ़ना धातु के रूप में पहले हम लोग वर्तमान काल पढ़ेंगे जिसे लट लकार कहते हैं, ठीक है। आपको एक और पुरुष लिखना है, एक वचन लिखना है, एक और द्विवचन, एक और बहुवचन लिखना है, ठीक है। पुरुष में आपको प्रथम मध्यम उत्तम लिखना है। फिर आपको लिखना है पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठमी पठाव पठामह। ये आपका वर्तमान काल का लिट लकार है, ठीक है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा, नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। अब लिट लकार पे जिसे भविष्यतः काल कहते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन से उसी तरह लिखना है। और पुरुष में मध्यम और प्रथम मध्यम उत्तम लिखना है। तो प्रथम में आपको लिखना है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यि, पठिष्यसि, पठिष्यस्य, पठिष्यस्य। और उत्तम में पठिष्यमि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये लिट लकार है भविष्यत काल का, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप। आइए भूतकाल, तीनों में से एक देगा जरूर दोस्तों, इसे लिट लकार बोलते हैं। सेम उसी तरह इसमें भी पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन लिख देना है। पुरुष में प्रथम मध्यम उत्तम लिख देना है। इसमें आपको लिखना है अपटत, अपटाम, अपटन, ठीक है। अपटह, अपटतम, अपटत। फिर आपको अफटम, अफटाव, अफटाम, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी की मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य, इसे याद करके ही जाइएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक और बढ़ चलते हैं।
जब दोस्तों अगला टॉपिक और जाएंगे तो आपको फिर एक मुलाकात 2 नंबर से होगी। इसमें आपसे पूछेगा निम्नलिखित शब्दों में से यथा निर्देश विभक्ति एवं वचन लिखित। मैं आपको बताता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट विभक्ति और वचन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका फल होता है। फल को याद कर लीजिएगा। फल शब्द के रूप में आक्रांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, तो फल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लिखना है। तो एक और लिखना है विभक्ति, एक और लिखना है एक वचन, एक और द्विवचन, एक और बहुवचन। अब विभक्ति में आपको क्या लिखना है मैं दिखा देता हूँ। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, ये आपको लिखना है। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपको प्रथमा में लिखना है फलम फले फलानी, द्वितीय में लिखना है फलम फले फलानी, तृतीय में लिखना है फलेन फलभ्याम फलेह, और चतुर्थी में लिखना है फलाय फलभ्याम फलभेय, पंचमी में लिखना है फलात फलाभ्याम फलेभेय, षष्ठी में लिखना है फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी में लिखना है फले फलयोम फलेसु, संबोधन में लिखना है हे फल हे फल हे फलानी। ठीक है, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फल। ठीक है, तो यह फल शब्द का विभक्ति आपको एकदम आना ही चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, याद करके ही जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट विभक्ति उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विभक्ति वो मति का है। ठीक है, इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाना है। सेम उसी तरह लिखना आपको विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, अब देखिए प्रथमा में क्या लिखना है मति मति मतय, द्वितीय में मति मति मतीय, तृतीय में मत्या मतिभ्याम मतिभीय, चतुर्थी में मत्या चाहे मतये लिख सकते हैं या तो मतिभ्याम मतिभेय, पंचमी में मत्या या तो मते है, द्वितीय वचन में लिखना है मतिभ्याम मतिभेय, षष्ठी में मत्या चाहे मते मतियो मति नाम, सप्तमी में लिखना है मत्या में चाहे मतो लिख सकते हैं मतियो हो मतेसु। ठीक है, अब आप संबोधन में है मते है मति है मत से। ठीक है, तो यह मति जो शब्द है इसे विभक्ति आप किसी कीमत पे याद करके आपको इन दोनों को जाना है, फल का और मति का। तो दोस्तों यहाँ से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तब अगले क्वेश्चन जाएगा तो फिर 2 नंबर से मुलाकात आपकी होगी। अब पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि समास विग्रह और समास नाम कौन से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करके ही जाना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है जल थल पंचपात्र पिता पुत्र चौराहा चौमासा चित्रफला सप्ताह पंचवटी और त्रिभुवन। यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं 9, अगर ये याद करके एग्जाम में जाते हैं तो इसी में से आएगा 2 नंबर 100% आप क्लियर कर सकेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए जल थल, जल थल का समास विग्रह होता है जल और थल, इसमें समास कौन है द्वंद्व समास। दूसरा पढ़ेंगे पंचपात्र, इसमें समास विग्रह करेंगे तो 5 यात्रों का समूह होता है। ठीक है, 5 यात्रों का समूह, इसमें समास द्विगु समास। तीसरा है पिता पुत्र, पिता पुत्र का समास विग्रह होता है पिता और पुत्र, इसमें भी समास आपका द्वंद्व समास लगेगा। चौथा चौराहा, इसका समास विग्रह करेंगे 4 राहों का समूह, इसमें भी समास हो गया आपका द्विगु ही समास होगा। ठीक है, तो चौथा हो गया। चलिए अब यहाँ पे मैं लिस्ट एक और दिखाता हूँ। ये 5वां यहाँ पे है चौमासा, समास विग्रह 4 मासों का समूह, समास इसमें रहेगा द्विगु समास। त्रिफला मतलब होता है समास विग्रह इसका 3 फलों का समूह, समास इसमें द्विगु समास। सप्ताह, सप्ताह मतलब होता है समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा 7 दिनों का समूह और समास होगा द्विगु समास। 8वां है पंचवटी, समास विग्रह इसका करेंगे तो 5 वृक्षों का समूह, समास होगा द्विगु समूह। फिर देखिए यहाँ पे 9वां लास्ट त्रिभुवन, इसका समास विग्रह करेंगे तो 3 भवनों का समूह और समास होगा द्विगु समास। तो दोस्तों यहाँ से यह समास विग्रह आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। और यहाँ से 2 नंबर आप पक्के कर लेंगे 100% किसी कीमत पे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 टॉपिक मैंने 6 नंबर तैयार कर लिया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से नोट भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रवाची शब्द। ठीक है, तो प्रवाची शब्द से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा हूँ आपको बता रहा हूँ, आप इसे नोट करके याद करके एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, देखिए जल, जल का प्रवाची शब्द पानी और जीवन, बादल का होता है मेघ और जलद, और तीसरा घर का भवन और गृह, और सूरज का सूर्य और दिनकर, और चांद का आपका चंद्र और चंद्रमा, चांद और चंद्रमा। गौ का होता है गाय और सुरभि, कमल का होता है सरोज और पंकज, आकाश का होता है अंबर और आसमान, इंद्र का होता है देवेंद्र और सुरेंद्र, कपड़ा का होता है वस्त्र और चीर, हाथी का दंती और गज, वायु का हवा और पवन, पृथ्वी का धरा और जमीन, घोड़ा का तुरंग और हस्व। इसलिए स्पीड पढ़ रहा हूँ कि दोस्तों इसमें कुछ कंसेप्ट थोड़ी है कि मैं आपको बताऊँ धीरे धीरे, अब बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो ये कभी वीडियो में आपको सारा कवर कर लूँ ताकि पूरा नंबर मिल सके आपको। थोड़ी बताऊँगा हाथी का दंती और गज, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी इसमें बताना कोई कंसेप्ट थोड़ी है। इंद्र का याद कर लीजिए देवेंद्र और सुरेंद्र,
आकाश का परिभाषित शब्द अंबर और आसमान, कमल का सरोज और पंकज। इसी तरह तो याद करना है। चलिए एक बार मैं अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसके याद कर लीजिए। आपकी पर उसमें भी दिया है, विद्या क्वेश्चन में भी दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिए। परिभाषित शब्द 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। लीजिए दूसरा टॉपिक आ गया। दूसरा टॉपिक उपसर्ग 3 नंबर 100% पूछेगा आपसे, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय से तो 3 नंबर उपसर्ग से पूछा है, 2 नंबर प्रत्यय से, तो 3 2 5 नंबर, इस लिस्ट से 5 नंबर तैयार हो गया। तो 6 नंबर वहां से, 5 नंबर यहाँ से, 11 नंबर तैयार हो गया। लीजिए तो चलिए उपसर्ग में आपको बताता हूँ। जैसे अन, अन का उपसर्ग होता है अनाचार अनवसर। अनु का उपसर्ग होता है अनुरूप अनुशासन अनुकूल। अधि का उपसर्ग होता है अधिकार अधिकतम। परि का उपसर्ग होता है परिवार परिवर्तन। स का उपसर्ग होता है सहपाठी सहायता। अ का उपसर्ग होता है अविश्वास असत्य। प्रति का उपसर्ग होता है प्रतिशत प्रतिदिन। अभि का उपसर्ग होता है अभिषेक अभिमान अभिग्रहण। और नौवां का अप का उपसर्ग होता है अपना अपमान अपसार। ठीक है, तो यह उपसर्ग भैया है नोट है, इसे किसी कीमत पे याद करके जाइएगा, 3 नंबर अगर लेना हो तब। ठीक है, अब चलिए प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रत्यय 2 अंक का पूछता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। जैसे आई, आई का हो जाएगा चतुराई चौड़ाई लंबाई ऊंचाई, दोनों इसमें से 2 ही आपको लिखना है, कोई याद कर लीजिए। पन का होता है बचपन अपनापन लड़कपन। वट का लिखावट सजावट बनावट। तो का होता है लघुत्व कवित्व महत्व। आहट या हट का होता है घबराहट चिल्लाहट सरसराहट। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। आवा या वा का तो दिखावा या पहनावा कर सकते हैं। आइन का सेठाइन ललाइन पंडिताइन कर सकते हैं। तो ता का सुंदरता एकता मित्रता। तो यहाँ से उपसर्ग और प्रत्यय से आपका 5 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अभी जस्ट कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद आपको आएगा, तो इसमें से आने वाले हैं जितना मैं लिखा हूँ। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अत्याचार अत्योष्ट पित्रादेश प्रत्येक महवरी उपयुक्तम प्रत्युत्तम इत्यादि गुरुवादेश और मनवंतर। ठीक है, यह 10 में से ही आपका संधि विच्छेद आने वाला है। चलिए पहला देख लेते हैं। अत्याचार, अत्याचार का संधि विच्छेद होता है अति धनाचार। ठीक है, इसमें संधि जड़ संधि है। ठीक है, दूसरा होता है दत्योष्ट, इसका संधि विच्छेद दंत प्लस ओष्ठ होता है, संधि इसमें लगेगा यड़ संधि। ठीक है, और तीसरा पित्रादेश, इसका संधि विच्छेद तब आप करेंगे तब पितृधन आदेश होगा, संधि इसमें यड़ संधि लगता है। चौथा प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक होता है, इसका संधि इसमें कौन सी संधि लगती है, तो यड़ संधि इसमें लगती है। ठीक है, तो 4 क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अब चलिए 5वां देख लीजिए। ठीक है, 5वां नोट कीजिए। महवरी, महवरी का संधि विच्छेद मधुधन अरि, इसमें संधि कौन सी है, तो यड़ संधि। और 6वां उपयुक्तम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऊपरी धन अस्तम, संधि इसमें भी यड़ संधि लगेगा। 7वां प्रत्युत्तम, इसका संधि विच्छेद प्रतिधन उत्तरम, इसका संधि भी यड़ संधि लगेगा। और 8वां देखिए इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि, संधि भी यड़ संधि रहेगा। 9वां गुरुवदेश, इसका संधि विच्छेद गुरु धन आदेश स होगा। ठीक है, संधि इसमें भी यड़ संधि। और लास्ट देखिए 10वां यहाँ पे मनवंतर, और इसका संधि विच्छेद मनुधन अंतर, इसमें भी संधि यड़ संधि। तो दोस्तों यह संधि के क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे 11 2 13 नंबर यहाँ तक अब तक क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, 100% क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि इसमें सही आएंगे और इससे बाहर कुछ भी एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, बस चीजें आपको याद करनी है और एग्जाम में पहुंच जाना है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक और आपसे पूछता है तद्भव और तत्सम 2 अंक का। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं तद्भव और तत्सम बताता हूँ ताकि 2 नंबर यहाँ से हो जाए, तो 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला तद्भव आँख, आँख का तत्सम क्या होता है अच्छी। कपूर का होता है कर्पूर। चरण का क्या होता है चरण। दही का दधी। हाथ का हस्त। रात का रात्रि। मौत का मृत्यु। नखत का नक्षत्र। सात का सप्त। ओठ का ओष्ठ। कान का कर्ण। मोर का मयूर। और आग का अग्नि। तो यह भाई तद्भव है, यह इसका तत्सम। तद्भव मतलब कि तत्सम मतलब अशुद्ध वर्ड, और तत्सम मतलब शुद्ध वर्ड। मतलब आँख को शुद्ध वर्ड में कैसे लिखा जा सकता है शुद्ध शब्द में, तो अच्छी। आँख को क्या बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं। कपूर को कर्पूर बोला जाता है। चरण को चरण, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तद्भव तत्सम के कुछ लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ अभी तो पढ़ के बताया हूँ। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे, तो 15 नंबर अब तक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब चलिए 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन एक आते हैं, 5-6 नंबर के क्वेश्चन आता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि 20 नंबर इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न में लिखा हुआ पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति लिखिए। तो प्रयोगवादी कविता का प्रमुख विशेषताएं हैं कुंठा और निराशा का स्वर, या तो दूसरा लिख सकते हैं नवीन बिंब और नवीन प्रतीकों का मोह। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन बढ़ चलते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा रचना नाम लिखिए। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी और मतीराम। अब बिहारी के जो रचना है बिहारी सतसई, और मतीराम का जो है
रचना मोतीराम सतसई, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तीसरा, किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो आप किसी एक नाटककार का नाम लिख सकते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, अश्वत्थमुकुट, अजातशत्रु, ठीक है। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, किस विधा की रचना है? तो आत्मविदा रचना है, इसे लिखे हैं हरिवंश राय बच्चन जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक जीवनी लेखक के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं विष्णु प्रभाकर जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान गबन निर्मला के लेखक का नाम है। तो प्रेमचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र शुक्ल तीनों के लेखक हैं, गोदान के, गबन के, निर्मला के भी लेखक है। उपन्यास काल के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देख लेते हैं, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो गुलाब राय की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी युग के लेखक का नाम तो बता सकते हैं, दो जयशंकर प्रसाद, माया देवी वर्मा जो है छायावादी युग के लेखक हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका है, भक्ति काल के दो कवियों के नाम लिखिए। तो भक्ति काल के दो कवि आप लिख सकते हैं नाम, सूरदास और तुलसीदास जी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे यह चीज है कि किसी एक एकांकीकार लेखक के नाम लिखिए। तो राजकुमार वर्मा की निर्देश की किन्नर देश की रचना के लेखक के नाम लिखिए। तो राहुल साकृतियान, ये किन्नर देश की रचना के हैं, ठीक है। मर्यादा हंस माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस मीमांस किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। रीतिकाल की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो श्रृंगार रस की प्रधानता, दोहा सवैया कबीर छंदों का प्रचुरता, ठीक है। ये दो विशेषताएं आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, छायावाद की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो प्रेम सौंदर्य का चित्रण या प्रकृति का मानवीकरण। तो यह 17 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आता है। तो 15 और 5 20 नंबर यहाँ से इस वीडियो से आपसे क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा इस सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में। तो भाई वीडियो को लाइक तो करना है, किसी कीमत पे आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबके यहाँ पहुँच सके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जीवन परिचय याद करते हैं और जो नहीं आएगा वही याद कर लेते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए कि मैं आप लोगों को ऐसा जीवन परिचय बताने वाला हूं, 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, गद्य और पद्य का। ये 5 मिनट का वीडियो आपको 6 नंबर पक्का करा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 5 मिनट का वीडियो आपको 6 नंबर पक्का कराएगा, क्योंकि ये जीवन परिचय रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं आने का बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ आप लोग फर्स्ट जीवन परिचय याद करो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यहाँ आपका नंबर फर्स्ट जीवन परिचय ही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं आने का बोर्ड एग्जाम में। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस जीवन परिचय को आपको याद ही याद करना है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या सर्च कर सकते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बाय श्रावण लेक्चरर। आपको वो वीडियो मेरा मिल जाएगा जो मैंने बना दिया है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 19, ठीक है। तो ये सब जीवन परिचय इतनी बार आ चुके हैं कि आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। अब आप इनका भी नहीं जानते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मिल जाएगा। आप लोग देखकर अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये सब जीवन परिचय पक्का आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको केवल गद्य में, ये गद्य है, गद्य में केवल मैं दो जीवन परिचय दे रहा हूं, 2 में से आएंगे ही आएंगे। तो ये 2 जीवन परिचय आपको याद करना है, क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हो लगातार आया हुआ है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का जीवन परिचय मिल जाएगा। एक बार देखना, फिर आपको दोबारा काटने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखते ही चले जाओगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ाया हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों का जीवन परिचय आप लोग देख लेना, ठीक है। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना वीडियो में, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये 2 जीवन परिचय पढ़ा चुका हूं, और आप लोग देखकर बताइएगा कैसा वीडियो है। और ये आपको याद भी करना है, याद करके जाना है, ठीक है। तो ये तो था गद्य में 2 जीवन परिचय महत्वपूर्ण, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना है। अब आते हैं पद्य में। पद्य में आप लोग देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं आप लोगों को 3 जीवन परिचय बताऊंगा, ठीक है। इसमें पद्य में 3 जीवन परिचय जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को बहुत ही कम मिलेगा कि आपको इतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहला जीवन परिचय सूरदास जी का। सूरदास जी का जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग देख कर तैयार कर लो सूरदास जी का जीवन परिचय। देखो सूरदास जी कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। आप बगल यहाँ देख सकते हो रिकॉर्ड 2011, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये सब जीवन परिचय आपको तैयार ही करके जाने हैं। ठीक है, यहाँ सूरदास जी का जीवन परिचय, तो 3 जीवन परिचय हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास जी। ठीक है, इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तीनों का जीवन परिचय पढ़ा चुका हूँ, देख लेना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और सूरदास जी का। ठीक है, तीनों आप लोग देखकर तैयार कर लो। चौथा है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो तुलसीदास जी कितने इंपॉर्टेंट है। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कई बार हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो तुलसीदास जी को भी आपको तैयार करके ही जाना है। अगर आप लोग लिखना नहीं जानते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इसको लिखना सीख लो। तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद की, और उनकी एक एक कृतियां यानी कि रचनाएं, तो आप लोगों को मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आप लोग उसे देखकर अगर समझते हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। अब 5 मैंने बात किया था तो 4 हो चुके हैं, अब लास्ट की बारी आती है। लास्ट है महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा, जो कि महादेवी वर्मा जी आपको 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सॉरी 16 नहीं, 17, 18, 19, 20, तो ये सब कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको महादेवी वर्मा का मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन जल्द ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, और अगर महादेवी वर्मा का ना याद हो तो सुमित्रा नंदन पंत जी का, इन दोनों में से कोई एक को याद करके जाना है, महादेवी वर्मा, या फिर ना याद हो तो सुमित्रा नंदन पंत जी का। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपका क्लास 10 का 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं, इसके साथ में आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण निबंध ही नहीं बल्कि जो आप लोगों का निबंध है उसे बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और इन सब पर वीडियो जो बन चुका है वो कैसे आपको देखना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हो तो समझो कुछ नहीं देखोगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। इसमें मैं आप लोगों को 5 ऐसे बताने वाला हूं, जिसमें चौथा ऐसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। ठीक है, और उसका भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो जान पाओगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक करने के बाद 1000 लाइक तक पहुंचा दो, फिर मैं आप लोगों को इस पर जो भी छूटा है ना उस पर भी निबंध बना दूंगा। ठीक है, देखो वीडियो को, पहला निबंध जो आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। बताओ, अगर दे दिया जाए प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध, क्या आप लिख लोगे? अगर ना लिख पाओ तो बताइए। ठीक है, ना लिख पाओ तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा जिस पर मैं लिख दूंगा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान लिंक, और उस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को इस निबंध पर वीडियो बना दिया है, लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। किस पर? ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट निबंध पर, जिसका नाम है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ठीक है, उस वीडियो को देखो, फिर आप लोग रफ में क्या करो कि उस वीडियो को देखो, समझो, फिर आप लोग रफ में उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। जब आप लोग उसे एक बार लिख लोगे ना, फिर आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो हम लोग तुरंत लिख देंगे। ठीक है, और हाँ आप लोग एक बार लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम किसी भी प्रश्न में लेना नहीं है, क्योंकि वहां आपको मतलब टाइम से चलना है कि इतना ही टाइम हमें निबंध में लेना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। आपको मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइम का शेड्यूल, जो हिंदी में कैसे हम लोग करेंगे, इस प्रश्न को कितना मिनट दें, इस प्रश्न को कितना। ठीक है, तो ये सब वीडियो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, नहीं तो वीडियो सब आप लोग नहीं देख पाओगे और वीडियो सब डल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे है। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट अभी चौथा ऐसे है, तो लास्ट तक देखते रहिए। देखो दूसरा है छात्र और अनुशासन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि आपको मैं 5 ऐसे बता रहा हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप लोग इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाते हो तो इस पर भी ऐसे बन जाएगा। देखो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर ऑलरेडी बन चुका है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। ठीक है, फिर इस पर अगर आप लोग 1000 लाइक तक पहुंचाते हो तो इस पर भी बहुत ही जल्द वीडियो बन जाएगा, जैसे पहुंचेगा तैसे इस पर वीडियो बन जाएगा। स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, इस पर भी वीडियो अभी नहीं बना है, लेकिन इस पर भी वीडियो बहुत ही जल्द बन जाएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूं। ठीक है स्टूडेंट, और ये कोरोना वायरस सबसे महत्वपूर्ण है, कोरोना वायरस, यहां आप लोग देख सकते हो 2021 का सबसे महत्वपूर्ण निबंध कोरोना वायरस। लेकिन आप लोग केवल एक ही निबंध ना तैयार करो कि कोरोना वायरस अगर ना आए तो कुछ करोगे। देखो, आप लोग कम से कम इन 5 में से कम 5 निबंध तैयार कर लो। आपके बोर्ड एग्जाम में देखो, आपके बुक में 20 निबंध होंगे, उसमें से मैं आप लोगों को केवल 5 निबंध बता रहा हूं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ कोरोना वायरस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक में मैं लिखूंगा कोरोना वायरस पर निबंध, और लिंक पर अगर आप लोग यहाँ लिंक रहेगा उस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट कोरोना वायरस निबंध पर पहुंच जाओगे और कोरोना वायरस निबंध को देखकर अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस के बहुत सारे टॉपिक मतलब हेडिंग बाय हेडिंग समझाया है। प्रस्तावना, कोरोना वायरस कैसे फैला, लॉकडाउन का पहल, ठीक है, कहां से आया, इसकी खोज, और कोरोना वायरस की मतलब खोज कैसे हुई, ठीक है। तो मतलब एक एक टॉपिक को मैंने कोरोना वायरस के बारे में समझाया है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले देखो, ठीक है। अगर इन दोनों को तैयार कर लेते हो, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो आपका समझ लो हाँ निबंध में बहुत कुछ तैयार हो गया, लेकिन और भी आप तैयार कर लो, ठीक है। तो यहाँ आपको 3 एंड 4 निबंध हो चुके हैं। लास्ट निबंध जो कि है जनसंख्या में वृद्धि। देखो आपको इसका जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है इन सब के बारे में बताना है, ठीक है। बुक में आपके दिया हुआ है, अगर आप लोग ना लिख पाओ तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा जल्दी इस पर भी, जनसंख्या की वृद्धि पर भी, ठीक है। आज लोग थोड़ी सी भी चिंता ना करें, आप लोग जो भी टॉपिक पे दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो, मैं आप लोगों के लिए उस पर वीडियो तुरंत ही बना दूंगा। और वीडियो बनाने के बाद उससे आप लोग लाइक करो, खूब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि आप लोग जो कहोगे उस पर वीडियो बहुत ही जल्द बन जाएंगे। तो यहाँ आपको टॉप 5 इंपोर्टेंट ऐसे मिल जाते हैं, निबंध मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो। और हाँ, कोरोना वायरस पर निबंध बन चुका है, देख लो। और यहाँ प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर बन चुका है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर भी बना दिया हूं। तो इन तीनों को देख सकते हो। अगर इसको आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। ये था हमारा सबसे महत्वपूर्ण निबंध और ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।